सबको नमस्कार। आशा है आप सब उपस्थित हो रहे होंगे। 4 बज चुका है। आज कुछ मौसम खुला हुआ है बॉम्बे का। कल तो बहुत तेज़ बरसात थी। डॉक्टर सुनील रातौरी सबसे पहले उपस्थित हुए हैं। लीनम शुक्ला जी, शैलेंद्र जी, योगेश जी, धीरज जी, निखिल सैनी जी और आयुष दर्पण हमारे नवीन जी, पंकज जी, मुकम्बिका रचना जी, नीलम जी, इस तरीके से हमारे सारे चिकित्सक, गौरव पारधी जी, राकेश कुमार सिंघल जी, मुकम्बिका रचना जी, इस तरीके से प्रतिदिन समय पर हमारे चिकित्सक उपस्थित हो जाते हैं। आज फिटनेस इंडिया कार्यक्रम का पहला वर्ष समाप्त हो रहा है। आज शायद आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री को सुना होगा फिट इंडिया के बारे में कि हम फिट कैसे रहें। मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से जब तक हम फिट नहीं रहेंगे तब तक जो हमारी अचीवमेंट है वो उतनी बरोबर नहीं होगी। आयुर्वेद में भी कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब शरीर के अधीन है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल, सुबह से शाम तक का टाइमिंग मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। कम से कम आधा घंटे से पौन घंटे तक प्रतिदिन व्यायाम अथवा योग आदि करना चाहिए। भोजन की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। फलों का सेवन और पूरा टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और आपकी दिनचर्या भी ठीक रहेगी। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो मेरा आज यही फिटनेस इंडिया के उपलक्ष्य में यही कहना है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। आइए, कल हमने सूत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हाइपोनेट्रीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं। डॉक्टर सुधा गोयल, इनका प्रश्न है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विद इरेगुलर मेंसेस। इंडोमेट्रियल ये यूट्रस के जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल दीवार है, उसको इंडोमेट्रियल कहा जाता है। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है ओवर ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ। ओवर ग्रोथ ऑफ द इंडोमेट्रियम, दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। लाइनिंग ऑफ यूट्रस माने इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इसमें ओवर ग्रोथ हो जाए। इट कैन बी डेवलप एंडोमेट्रियल कैंसर आल्सो। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो एंडोमेट्रियल कैंसर के रूप में भी ये डेवलप हो सकता है। इसमें इनफर्टिलिटी, हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंसेस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो निश्चित रूप से पहले ब्लीडिंग रोकने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए नाग के शर, धाय पुष्प, 5-5 ग्राम चूर्ण लेके दिन में 2-3 बार देवें। साथ में स्टिप्लॉन या पोसेक्स कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम को, इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। रस औषधियों में बोलबद्ध रस, प्रोआलपिस्टी, बोलबद्ध रस 250, प्रोआलपिस्टी 250, ये दिन में 2-3 बार 4 बार आप दें ताकि ब्लीडिंग रुके। स्वेलिंग जो हो गई है उसको हटाने के लिए श्रोतहर वस्ती इसमें लगानी चाहिए। श्रोतहर वस्ती के रूप में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तृणपंचमूल और वरुणाधिक्वाथ 50-50 ग्राम लेके इसकी वस्ती लगाएं, निरूह वस्ती लगाएं। और साथ में इसके लगाने के बाद 7 वस्तियों का कोर्स दे दें। उसके बाद उत्तर वस्ती का जरूर प्रयोग करें क्योंकि उत्तर वस्ती इसमें ज़्यादा लाभ करेगी।
ऐसी अवस्था में जब हाइपरप्लेशिया हो, ऐसी अवस्था में दशमूल तेल की उत्तर बस्ती लगाएं पेशेंट में, और इसकी मात्रा 30 से 40 ml तक हो सकती है। इसके अलावा शोधन के लिए निरूह बस्ती का भी प्रयोग हम इसमें उत्तर बस्ती के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए लेखन द्रव्यों के काढ़ा बना करके, त्रिफला है, त्रिफला सबसे अच्छा है, इसमें गिलोय मिला दीजिए, त्रिफला और गिलोय का काढ़ा बना करके और इसकी उत्तर बस्ती दीजिए। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होगा और हाइपरप्लेशिया ठीक होगा तो इनफर्टिलिटी जो है वो भी ठीक होने की संभावना है। लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए तो आपको पूरा संशोधन पेशेंट में कराना पड़ेगा, तभी लाभ इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा कांचनार्युगुलु, गोक्षरार्युगुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार, पुष्यानुग चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ चटाएं, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। केवल 20 साल की उम्र का कोई उनका पेशेंट है। ऑप्टिक डिजेनरेशन, ऑप्टिक एट्रोफी को ऑप्टिक डिजेनरेशन भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक रेटिना से जो सूचनाएं हैं वो ब्रेन को पहुंचाती है, ऑप्टिक नर्व, और यदि ऑप्टिक नर्व में डिजेनरेशन एट्रोफी हो जाए तो जो रेटिना में जो पर्दा बनता है या पिक्चर बनती है वो उसकी सूचना ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, अधूरी हो जाएगी। इसलिए जो पिक्चर या देखने में परेशानी हो सकती है ऑप्टिक डिजेनरेशन में। वेदना नहीं होती, दर्द नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर व्याधि है। इसका ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए 7 दिन तक आप अक्षीधारा करें। अक्षीधारा अश्वगंधा घृत से या अश्वगंधा तैल से अक्षीधारा करें 7 दिन विडालक लगाएं। विडालक आंख बंद करके और लेप लगाया जाता है, और इसमें मुलैठी, अश्वगंधा और शतावरी, मुलैठी, अश्वगंधा और शतावरी, इनका बारीक चूर्ण करके लेप तैयार करें और आंख बंद करके इसमें लेप लगाएं। ऐसा प्रतिदिन 1 बार। तो 7 दिन आप नेत्रधारा, 7 दिन विडालक, और फिर लास्ट में 7 दिन अक्षी तर्पण करें। अक्षी तर्पण त्रिफला घृत से श्रेष्ठ रहेगा। त्रिफला घृत से ऑप्टिक डिजेनरेशन में अच्छा फायदा होता है। तो इस तरीके से ये 21 दिन का कोर्स एक करें, फिर इसके बाद 7 दिन गैप करें, 21 दिन का फिर ऐसा कोर्स करें। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम सुबह शाम दोनों टाइम सेवन कराएं। इसके अलावा मुलैठी, शतावरी और गिलोय, मुलैठी, शतावरी, गिलोय, इनका बारीक चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रोआलपिस्टी 250 मिलीग्राम, इनको त्रिफला घृत के साथ सुबह शाम पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं। इतना ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित है ऑप्टिक डिजेनरेशन में निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। लेकिन ये लगभग 3 महीने तक आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब इसके रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। डॉक्टर सुनीता साहू, इन्होंने हाइपोथायरॉयडिज्म की चिकित्सा के बारे में पूछा है। कई बार इसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पुनः मैं आपको बता दूं कि यह कफानुबंधी व्याधि है, इसलिए यहाँ पर कफनाशक चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो प्रथमतः पंचकोल काढ़ा 7 दिन देवें, खाली पेट में दोनों टाइम 30 ml की मात्रा में, और उसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान कराएं त्रिफला घृत से। त्रिफला में थोड़ा सेंधव नमक मिला करके आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। जब सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो तो फिर मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हुए तो कल स्वेदन करा के, सर्वांग वाष्पित करा के परसों वमन करा दीजिए।
वमन के लिए इसमें जो योग कैसे बनाना ये आप थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पर गिलोय, पटोलपत्र और इंद्रियों, गिलोय, पटोलपत्र, इंद्रियों, इनको 20-20 ग्राम लेके योग कूट करके काढ़ा बना लें 100 ml। और इसमें मदन फल पिपली 15 ग्राम योग कूट करके एक दिन पहले भिगो के रख दें। प्रातःकाल मसलें, छाने, सेंधव मिलाएं और शहद 20 ग्राम, सेंधव 2.5 ग्राम। ये मदन फल कल्प श्रेष्ठ है। विधिवत वमन कराएं। विधिवत का मतलब एक दिन पहले आपको कफवर्धक आहार देना है। फिर जिस दिन वमन कराते हैं उस दिन वाह्य अभ्यंग स्वेदन करने के पश्चात आकांठ वमनोपक द्रव्य पिलाना है। उसमें गन्ने का रस हो सकता है, दुग्ध हो सकता है। और फिर विधिवत आप वमन कराएं पित्तांत होने तक। फिर संसर्जन क्रम कराएं। संसर्जन क्रम कराने के पश्चात विरेचन कराना है। तो विरेचन के लिए 3 दिन तक आभ्यंतर स्नेहपान, मानव वमन के 15वें दिन विरेचन कराना है। मैं बार बार आपको बताता हूँ। तो इसमें मान लीजिए 7 दिन आपने संसर्जन क्रम कराया तो 8वें दिन नॉर्मल डाइट, 9वें, 10वें, 11वें दिन 100, 125, 150 ml त्रिफला घट से आभ्यंतर स्नेहपान करके सम्यक लक्षण प्राप्त करें। फिर 11वें, 12वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड है। इस दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराएं और ऐसा आहार विहार देवें जो कफ पित्त वर्धक ना हो। और 15वें दिन विरेचन करा दें। विरेचन में अमलतास 20 ग्राम, त्रिव्रत 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, कुटकी, इनका डिकॉक्शन बना लें 100 ml। और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला के विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। इसमें लेखन वस्ती देवें। त्रिफला, कांचनादी, कांचनार में कांचनार छाल ले लें। त्रिफला, कांचनार छाल और गिलोय, विडंग, इनको बराबर मात्रा में लेकर के योग कूट कर लें। काढ़ा बनाएं 300 ml और इसकी बस्ती लगभग 16 बस्ती जरूर देवें। इसके साथ ही साथ कांचनादी गुगुलू, गोक्षुरादि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। और ये एक योग मैंने आपको बताया है कई बार। जलकुंभी जो तालाब में या पानी जहाँ थोड़ा स्थिर रहता है पानी, ऐसी नदी तालाब में आपको ये बहुतायत मात्रा में मिलता है, जिसको जलकुंभी कहते हैं। इसका पुष्प जो है बहुत ही सुंदर बैंगनी कलर का होता है। मोटे पत्ते होते हैं, उनको तोड़ करके सुखा लें। सुखाने के बाद जला दें और जलाने के बाद फिर 1000 mg के कैप्सूल बना लें। और ये 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार 3 महीने तक लगातार सेवन कराएं। निश्चित रूप से ये रोगी के लिए बड़ा लाभप्रद है, हाइपोथायराइडिज्म के लिए। डॉक्टर राज अग्रवाल, इन्होंने कहा है अब आजकल कोरोना का पीरियड है तो ग्लोव्स पहनते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो ग्लोव्स से एलर्जी है हाथों में। तो ग्लोव्स अच्छी क्वालिटी का लीजिए तो हो सकता है एलर्जी ना हो। और इसके बावजूद यदि एलर्जी होती है तो हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट 2 सुबह शाम को, और आर्टिप्लेक्स लोशन ये दिन में 2-3 बार लगाएं। और ये लगातार लेवें। और चूँकि 24 घंटा तो हमें लगाना नहीं है ग्लोव्स, जब कहीं बाहर जाते हैं तब लगाना है। ग्लोव्स जो प्लास्टिक के आते हैं, जो सस्ते वाले होते हैं वो लगाइए, उसमें एलर्जी नहीं होगी। और जो एकदम फिट हो जाते हैं वो एलर्जी के कारण बन सकते हैं। तो आप ग्लोव्स को बदल कर देखिए, शायद एलर्जी आपको ना हो। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने फिर से एक प्रश्न पूछा है। नवाइस रसायन का ल्यूकोडर्मा पर इफेक्ट। मैंने तो इसका प्रयोग सोरियोसिस में किया है। जैसे मैंने बताया था
कि डॉक्टर संध्या पांडे जो अंबिकापुर में प्रैक्टिस करती हैं और सर्विस में भी हैं, क्लास 1 पोस्ट में हैं, उनका एक रिसर्च वर्क था। लेकिन चूंकि ये कुष्ठ में देना है तो इसलिए इसमें भी लाभप्रद हो सकता है। इसका प्रयोग यदि आप करें और रिजल्ट बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज़ार में मिलता नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। दवाई स्लो। डॉक्टर देवराज चमनार, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटोसेलुलर कैंसर का इलाज क्या है? तो लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर को तो ठीक किया जा सकता है। इनके लिए सबसे पहले विरेचन कराएं। विरेचन के लिए पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और फिर विरेचन करा दें, जो मैं योग बताता हूँ उससे। विरेचन करने के पश्चात इसमें भूमि अमल की क्वाथ और रोहित का अरिष्ट, भूमि अमल की क्वाथ 4 चम्मच और 4 चम्मच रोहित का अरिष्ट और 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी एमलीक्योर DS कैप्सूल दिन में 2 बार 2-2 पानी के साथ। फलत्रिकादिक्वाथ, ये भी बड़ा उपयोगी है इसके लिए। फलत्रिकादिक्वाथ 30 ml खाली पेट में इसका सेवन कराएं। औषधियों में यकृत प्लीहारी लौह 250 मिलीग्राम, सरपुंखा चूर्ण 2.5 ग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं लगातार इसमें सेवन कराएं। खान पान में जो वर्ज्य विषय हैं बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल हल्का खाना, तली वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं, खिचड़ी दलिया आदि जो सिंपल भोजन है वो ही व्यक्ति को दें। तो ये दोनों में, और साथ में जो फैटी सब्सटेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट तो बिल्कुल ही बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दें। तो सिरोसिस और फैटी लीवर में तो निश्चित रूप से आराम। फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पर लेखन बस्ती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेखन बस्ती भी इसमें काम करेगी। ये कोई डेंजरस व्याधि नहीं है, लेकिन सिरोसिस लीवर ये डेंजरस है। और हेपेटोसेलुलर कैंसर हो जाए तो निश्चित रूप से ये असाध्य की श्रेणी में आता है। पर कभी कभी पेशेंट कहता है कि मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराना, आयुर्वेद कराना है, तब आप इसका भी ट्रीटमेंट देवें। आरोग्यवर्धनी एमलीक्योर DS तो देना ही देना है। और जो एक योग में कैंसर के पेशेंट को देता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी प्रयोग करें। हीरक भस्म 400 मिलीग्राम, हीरक भस्म 400 मिलीग्राम, स्वर्ण सूतशेखर रस 5 ग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 5 ग्राम, इन सबको तीनों को मिला करके 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम को च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन निरंतर कराएं। इसके अलावा कांचनाद गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम का, ये भी पेशेंट में सेवन कराएं। भल्लातक रसायन भी यहाँ पर काम करता है, तो 1 चम्मच सुबह शाम भल्लातक रसायन का भी प्रयोग आप ऐसी अवस्था में करा सकते हैं। लेकिन पेशेंट को समझा दें कि ये आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कोई और ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप जा सकते हैं, ले सकते हैं। अग्रवाल अंजना, इन्होंने हार्मोनल डिस्टर्बेंस TSH कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। TSH T3 T4 नॉर्मल है, तो इसमें हार्मोनल बैलेंस के लिए तो संशोधन कराना आवश्यक है। वमन विरेचन करा दीजिए और 8 वस्तियों का कोर्स दे दीजिए। इसमें एरंड मूल आदि वस्ती या माधु तैलिक वस्ती निरूह के रूप में और अनुवासन वस्ती के रूप में सहचर तैल को आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो शोधन कराएंगे तो निश्चित है TSH वैल्यू नॉर्मल आ जाएगी। इसके अलावा कांचनादि गुल और जो मैंने आपको एक योग बताया है जलकुंभी वाला, उसका भी प्रयोग करें। इससे निश्चित रूप से 3 महीना आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें जो कभी बढ़ता है कभी कमता है TSH, वो कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, उन्होंने पूछा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो निदानम परिवर्जनम, कार्बोहाइड्रेट फैट बिल्कुल बंद कर दें। इसके बाद वमन विरेचन कराएं। वमन विरेचन कराने के बाद लेखन वस्ती, त्रिफला, विडंग, गिलोय, इनको लेकर के काढ़ा बना लें। जैसा मैं बताता हूँ, गोमूत्र 50 ml, शहद 300 ml काढ़ा, यवक क्षार 10 ग्राम मिला के बस्ती देवें। इसमें कम से कम 16 बस्ती तो अवश्य देनी है वमन विरेचन करने के पश्चात। चूर्ण के रूप में कांचनार छाल, गोक्षुर, त्रिफला और वायुविडंग, इनका बारीक चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार कम से कम देवें खाली पेट में, गर्म पानी के साथ। और गर्म पानी ही हमेशा पीने के लिए पेशेंट को बोलें, इससे भी काफ़ी पेशेंट में आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा टैबलेट ओबेनिल जो चरक कंपनी की है, 2-2 गोली दिन में 3 बार। मेदोहर गुग्गुल 2 सुबह 2 शाम को। लेकिन पंचकर्म कराएंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे। गिरिराज का एक और प्रश्न है कि तक्रधारा और शिरोधारा तैल की क्या सायं प्रातः दे सकते हैं, यानी प्रातः तक्रधारा करें और शाम को शिरोधारा। तो पेशेंट के ऊपर है, यदि पेशेंट के पास समय कम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन तक्रधारा किसी दूसरे पर्पज से की जाती है। तक्रधारा खास तौर से अगर शिरा प्रदेश में करते हैं तो खालिद पालित ही करते हैं। और एक तक्रधारा मुस्तमदनम त्रिफलाकरंज आरगवध कलंग या वाह दारवी शब्द पढ़ना है, जो सिद्धार्थक स्नान है उससे सिद्धित तक्रधारा करते हैं। सर्वांग धारा वो होती है सोरियोसिस के लिए, खास तौर से स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। और जो तैल धारा है वो निश्चित रूप से ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसीज के लिए होती है। तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस दौरान रोगी को सिर से न नहलाएं, क्योंकि सिर से यदि नहलाएंगे और दोनों टाइम आप शिरोधारा कराएंगे तो कफ की वृद्धि होना संभव है और अनेक व्याधियाँ प्रतिशाय से संबंधित हो सकती हैं। तो ये देख करके आप कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष आप 5 दिन करेंगे तो आपको उसके लाभ अलाभ के बारे में पता चल जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। आशा है आप सेटिस्फाइड होंगे। हमारे कार्यक्रम में इस ज्ञान गंगा में जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी, जो कि आयुष दर्पण के चीफ एडिटोरियल हैं। इस कार्यक्रम को संचालित भी करते हैं। डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर रेखा वर्मा, डॉक्टर प्रमोद कटारिया, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर कविता शर्मा, तृप्ति सहगल, उषा तभानी, डॉक्टर योगेश डांगी, डॉक्टर रीना शर्मा, डॉक्टर KN गांगवार, आशुतोष कुमार जी, संजीव कुमार जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, वंदना पाठक जी, डॉक्टर रूपाली देशमुख जी, डॉक्टर मुकम्बिका रचना, आदित्य त्रिपाठी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर नीना गुप्ता, डॉक्टर संजय जी, रंजीत कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर सुनीता साहू, डॉक्टर आनंद आयुर्वेद, भानु प्रताप सिंह यादव, परेश मन्या, विनोद पटेल, सतेंद्र पाल सिंह जी, तृप्ति सिंघल जी, मुडक्कल वासु जी, गौरव पारधी जी, नीरज कश्यप जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर विकास चौधरी जी, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी,
मनोज अग्रवाल जी, अरुण शर्मा जी, योगेश महाजन, मनदीप शुक्ला जी। आज ही उनसे टेलीफोन पर चर्चा हुई कुछ पेशेंट के बारे में। पंचकर्म में एमडी कर रहे हैं और बहुत जागरूक चिकित्सक हैं। ऐसे मनदीप शुक्ला जी, राहुल रघुवंशी जी, वरिष्ठ चिकित्सक महेंद्र चतुर्वेदी जी, दिग्विजय शर्मा जी और एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज्योतिबाला डामोर पंचकर्म की राजस्थान में, डॉक्टर सुनीता साहू, मोहम्मद शाहिद मेरे अच्छे दोस्त, योगेश डांगी जी और प्रिया गुप्ता। ये चिकित्सक निरंतर लगातार इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। कल हमने हाइपर नेट्रीमिया के बारे में, सोडियम की अधिकता हो जाए शरीर में, उसके बारे में चर्चा की थी। आपको कल बताया था कि हमारे अंदर दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस फ्लूइड में आयंस रहते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बरोबर रहना चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। कुछ धनात्मक होते हैं और कुछ ऋणात्मक होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पॉजिटिव हैं। बाकी कार्बोनेट, फास्फेट आदि जो शेष हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है। इनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तब भयंकर व्याधियाँ, आंतरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उसी संदर्भ में कल हम लोगों ने हाइपर नेट्रीमिया के बारे में चर्चा की थी। आज सोडियम अल्पता, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, और इसको समझ लीजिए कि ये सोडियम के स्रोत क्या हैं। सोडियम जो हमारे शरीर में आता है वो किस वजह से आता है, उसको ज्ञात आप कर लें। तो अगर सोडियम की अल्पता है तो उनका सेवन करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। अगर सोडियम की मात्रा शरीर में ज़्यादा है तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रेड्स, पिज़्ज़ा, मीट्स, चिकन, सूप्स, चीज़, एग्स, सैंडविच, इन सब में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। तो सोडियम अल्पता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो चिकित्सा में इनका प्रयोग हमको ज़्यादा करना चाहिए। शरीर में जब सीरम सोडियम की सांद्रता 130 MEq/L से कम हो जाती है तब उस कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। अर्थात 130 MEq/L इससे कम हो जाए तब ऐसी अवस्था को हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सबसे अधिक मिलने वाला विकार है। इसका जो यह विकार हाइपोनेट्रीमिया सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख कारण है अत्यधिक वमन हो जाना, सीवियर, और एक्यूट डायरिया, बहुत मात्रा में बार बार अतिसार हो जाए, लॉस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशंस, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशंस हार्मोन्स डाइजेशन के लिए निकलते हैं वो कम निकलें, सीवियर बर्न, बहुत मात्रा में शरीर में दग्ध व्रण हो जाए, जल गया हो, ऐसी अवस्था में भी सोडियम की अल्पता हो जाती है। कॉलरा, जैसे मैंने बताया था, वोमिटिंग, कॉलरा में वोमिटिंग और अतिसार दोनों लक्षण मिल सकते हैं। तो कॉलरा की कंडीशन में भी सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। एक्सेस ऑफ स्वेटिंग,
अत्यधिक पसीना आना भी सोडियम अल्पता का प्रमुख कारण है, एक्सेसिव स्वेटिंग। देन हाइपर सीक्रेशन ऑफ ADH, बहुत अधिक मात्रा में एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का सेक्रेशन होना, इसके कारण भी सोडियम की मात्रा कम हो जाती है शरीर में। इसके अलावा शरीर में इंट्रावेनस द्वारा केवल ग्लूकोज का ही प्रयोग करना, केवल ग्लूकोज का प्रयोग करने से भी सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया की उत्पत्ति हो सकती है। अब आइए इसके लक्षणों पर विचार करें। तो इसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं वही लक्षण लगभग हाइपोनेट्रीमिया के भी प्राप्त होते हैं। जैसा को आपको मालूम है, डिहाइड्रेशन में नेत्र अंदर की ओर धंस जाते हैं, रोगी में पानी की कमी से इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन पेशेंट में, और रेस्टलेसनेस, बिल्कुल थकावट, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती। चूँकि पानी की कमी हो जाती है तो ड्राई टंग जो है वो सूखी प्रतीत होती है और स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन। साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर। रैपिड पल्स रेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो मुख्य लक्षण है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेटेड मूत्र प्रवृत्ति, येलोइश, कुछ पीत वर्ण वाला मूत्र प्रवृत्ति, और स्कैंटी मिक्चुरेशन, कम मात्रा में मूत्र त्याग होता है, और लैसिट्यूड को भी थकावट कहते हैं। तो ये प्रमुख लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, जो कारण दर्शाए हैं, जो कारण अभी हमने उल्लेख किए हैं, उनका परिवर्जन करना चाहिए। अधिक मात्रा एवं बार बार नींबू पानी का सेवन कराना चाहिए, नींबू पानी का सेवन बार बार कराएं। नारियल यदि उपलब्ध है तो नारियल का पानी भी बार बार दें। इसमें कई तत्व शरीर अच्छे होते हैं जो शरीर को संतुलित रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखते हैं। नारियल पानी बहुत ही उपयोगी है, बार बार देना चाहिए। और आहार में, भोजन में लवण की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। बहुत कम नमक न खाएं, ऐसी अवस्था में नमक की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा सड़ंग पानी जो हमारे ज्वर चिकित्सा में वर्णित है, मुस्त मदनम मुस्त परपट कोशिर चन्नो दी चिनागरी है, श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति ही है। सड़ंग पानी का सेवन, इसे प्यास भी बुझती है, शरीर में जल यदि कम हो गया उसकी पूर्ति होती है। तो बार बार इसको हर एक घंटे में एक कप रोगी को सड़ंग पानी पिलाना चाहिए। बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन हो तो 0.9% कॉन्सेंट्रेशन का नॉर्मल सलाइन अथवा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इंट्रावेनस के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराना चाहिए। क्योंकि आप पहाड़ में सर्विस कर रहे हैं, आसपास कोई सिविल हॉस्पिटल नहीं है, तो आर्थिक अवस्था में आप 0.9% सांद्रता का नॉर्मल सलाइन अथवा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इंट्रावेनस के माध्यम से शरीर में आप प्रविष्ट करा सकते हैं। या पेशेंट को सलाह दें कि जल्दी जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, एलोपैथिक हॉस्पिटल में, और ये सलाइन जो नॉर्मल सलाइन है उसका तत्काल आप प्रयोग कराएं। इस तरीके से आर्थिक अवस्था में हर प्रकार की चिकित्सा करना हमको आना चाहिए। इसके अलावा दाडिमास्टक चूर्ण 2.5 ग्राम और अष्टांग लवण 2.5 ग्राम, दोनों को मिला करके आप 3-3 घंटे से इनका सेवन कराएं। इससे भी रोगी में आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा जो लक्षणानुसार जैसे लक्षण प्राप्त हों, जैसे डिहाइड्रेशन हो,
तो नॉर्मल सलाइन आपको देना पड़ेगा। रैपिड पल्स रेट है तो रोगी को आराम कराना पड़ेगा। साथ साथ में ऐसा आहार विहार देवें जो उत्तेजक न हो। ब्लड प्रेशर कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए बल्य औषधि जैसे द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट का सेवन कराएं। कम मात्रा में यूरिन निकल रहा हो तो चंद्रप्रभावती, गोक्षरादि गुल का सेवन कराएं। तैलाभ्यंग कराएं। ड्राई स्किन हो जाती है तो तैलाभ्यंग से पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ब्लड प्रेशर कम हो, पल्स रेट बढ़ गई हो तो ऐसी अवस्था में च्यवनप्राश और ब्राह्मी अवलेह का 5-5 ग्राम की मात्रा में सेवन कराएं, निश्चित फायदा होगा। इस पर भी यदि ब्लड प्रेशर ना बढ़ रहा हो तो सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन रोगी में कराएं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जिसमें सोडियम अधिक मात्रा में होता है ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए। जैसे ब्रेड्स हैं, मैंने बताया आपको, मीट है, चिकन है, सूप्स हैं, चीज़ है, एग्स है, सैंडविच हैं, इनका सेवन अधिक मात्रा में करें ताकि सोडियम की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत आवश्यक है डायग्नोस करना। गांव में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ ब्लड टेस्ट होगा नहीं और हर जगह इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट हर जगह नहीं होता है, बड़े शहरों में ही होता है। इसलिए डायग्नोस कराना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये लक्षण अनेक व्याधियों में हो सकते हैं। इसलिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा लें ताकि आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में पता चल जाए। तो इस तरीके से कुछ बातें मैंने हाइपोनेट्रीमिया के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट डे कल फिर उपस्थित होकर के किसी अन्य रोग पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।